हेलो गाइस, आज फिर से आप लोगों का मेरे चैनल ईशानवी वॉइस में स्वागत है। आज की टॉपिक है पारिवारिक कहानी। दर्द भरी कहानी है। इस स्टोरी को पूरा सुनिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सालू तैयार हो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। सालू, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सालू ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा, ठीक है जाओ। और वह निकल गई। उससे तो लखन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मीना जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे ही लाड प्यार का करा धरा है। जो लड़की बात तक नहीं करने को तैयार है, क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हूँ। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो नासमझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं। तभी मीना जी ने आंखों में भर कर आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में लेकर चली गई। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। कोमल, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी बेटे विजय की आवाज़ आई, कोमल कहाँ हो, मेरा टिफ़िन कहाँ है। मेरा ऑफिस बैग निकाला, तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। कोमल आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद लखन जी बहुत बेचैनी से सालू के आने का वेट कर रहे थे। तभी सालू फ़ोन पर बात करते हुए घर में प्रवेश किया। सालू, अब समय है? लखन जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ, मीना जी बोली। थकी हुई आई है, पहले उससे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए लखन जी ने बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर शालू अपने कमरे से निकल कर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा, पूछिए, क्या पूछना था आपको मुझसे। ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति नहीं चाहिए, मुझे हाँ सुनना है। कोई मुझे ना में जवाब नहीं सुनना है। मैंने कल विनायक जी और उसके माता पिता को बुलाया है, वे कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। हर हालत में यह रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारियाँ से मुक्त हो जाऊँ मैं। सालू बोली, पापा, जब आपने सारा निर्णय ले चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना चाहते हैं। आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है। नहीं पापा, मैंने ये कब कहा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दे देते हैं एक बार। विजय भी ऑफिस से आ गया था और वह भी वहीं बैठ गया। कोमल सब के लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह भी एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। सालू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की, पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये न सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा मैं देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा। अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना। यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो ना, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया ना, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को यही शोभा देता है बेटा। हाँ, यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छाओं पर गिरवी रख दो और फिर वे जैसे नाचना चाहें नाचो। हर बात के लिए ताने उलाहने सुनो, और यदि तकलीफ़ में रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं है। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की खातिरदारी में अपने जीवन अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या
तेरी माँ नहीं है, उसे क्या चीज़ की कमी है? खाना, कपड़ा, मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ पापा, और न ही उनका सा जीवन जी सकती हूँ जहाँ परिवार में अपना गम ही भी हल्का करने की स्वतंत्रता न हो। कोई ऐसा मजबूत कंधा न मिले जिस पर मेरी माँ सर रखकर अपने आंसू बहा सके। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ से सीखती है यह सब? कहीं तेरी माँ ने तुझे यह सब तो नहीं सिखाती? पापा जोर से सालू चिल्ला पड़ी। पापा, माँ को बीच में न लाएं, ये सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी ना मैं, तो नहीं समझती थी। माँ को रातों में रोते देख सोचती थी उनके कहीं दर्द हो रहा होगा, इसीलिए रोती है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हूँ, दवा लगा दूँ? तब मेरी बात सुलभ बातें सुनकर माँ हंस पड़ती, आंखों में आंसू, ओठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती थी, फिर भी कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उन्होंने खाना खाया भी है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ़ भी है या नहीं। दादी, चाचू, दादू, बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते थे कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। हर समय जली कटी बातें सुनाना, ताने उलाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बातें बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह से सब बात को समझ गई हूँ, तो कम से कम मैं ऐसा जीवन नहीं चाहूँगी। पापा, आपने कब एक अच्छा पति बनकर माँ का साथ निभाया, बोलिए? अपने माता पिता, भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया ना ज़िंदगी भर। अपना घर, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़ आपका हाथ पकड़ आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने कभी माँ का? आपने माँ से पूछा कि वह क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रही मेरी माँ ज़िंदगी भर। उनका क्या अस्तित्व हो गया? उनका अपना अस्तित्व ही ख़त्म हो गया था। वह केवल मिसेस लखन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, उन्हें खुद नहीं पता था पापा। अब पापा कुछ संवत स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है बेटा? मैंने जब से होश संभाला है ना पापा, माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको, एक बार जब नानी की तबीयत खराब हो गई थी, तब आपने उन्हें यह कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने की सोचना भी मत, और मायके जाने का भूल कर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग को सिधार गई। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी हैं आपकी, बंधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से आपकी काम में परेशानी होगी, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है पापा, माँ नानी का फ़ोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें संतावना भी नहीं देने वाला था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है इन अपनी आँखों से। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे, तो आप कितनी चीज़ें बाज़ार से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों तक माँ ने किचन में न जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर भी दादी माँ को कितना सुनाती थी, ननद आई है, ये बना कर लाओ, वो बना कर लाओ, वो करो। माँ चुपचाप करती रहती, किंतु आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है पापा, एक बार जब मामा आए थे, वे कितना कुछ लेकर आए थे पूरे परिवार के लिए, कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई। फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। क्यों पापा? क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए। ये सब माँ को बुरा नहीं लगता? ये सब आपने माँ के साथ कितना अन्याय किया था।
कल की मेरी ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसा अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊँगी? पापा, आपके माँ के प्रतिहार ने मुझे यह सब सिखा दिया। ज़िंदगी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया पापा। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बाल मन पर पड़ी है वह इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति नाम से मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी की बात सुनकर लखन जी शर्मसार हो गए थे। वह कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज वे अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर भी वे अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वैसे ही हर ससुराल और पति एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा ज़माना और था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं और अच्छे से रखते हैं। तो चिंता मत कर। हाँ, मैं चिंता नहीं करती हूँ। जैसे मेरे भैया मेरी कोमल भाभी का ख्याल रखते हैं, क्या उम्र अभी उनकी आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियाँ लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस था तो सोचना भी मत। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना आना है, वो जीवन में क्या शौक़ रखती है, क्या करना चाहती है, भैया ने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। यदि भैया इतने ही समझदार होते तो क्या वे माँ की तकलीफ़ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते? वे मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वे तो आपके नक्शे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीव को अपने पैर की जूती ही समझते हैं। फिर माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसकी कि दादी की तरह मेरी माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वह कमी आप पूरी करते हैं। माँ के साथ कि सिमी आंटी, सोना आंटी और भी वे सब कितना खुश रहती हैं। अब तो आपके ज़माने के हैं वो लोग। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बंगले झक रहे थे, शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के एवज कोई सुख नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्त है। वो कल आप पहले विनायक और उनके परिवार वालों से पूछ लेना। यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने अरमान पूरे करूँगी, नौकरी करूँगी। मुझे मायके में नाम पर न कोई उलाहना देगा, न आप लोगों से मिलने से कोई मुझे रोक सकता है। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूँगी रहूँगी, जैसे मैं जॉब करना चाहूँगी करूँगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर है तो ही बात को आगे बढ़ाइए, नहीं तो मैं जीवन में उस सुपात्र का इंतज़ार करूँगी जो मुझे, मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जो मुझे केवल अवैतनिक कर्मचारी 24 घंटे तक 365 दिन तक न समझे, वास्तव में मेरे दुख सुख का साथी हो, मेरा पति होने के साथ साथ वो मेरा दोस्त भी हो, जिससे मैं बिना डरे और बिना झिझके अपने बात को कर सकूं। जब मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूँगी। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए पापा। मैं आपके और भैया जैसे पति से तो बिल्कुल शादी नहीं कर सकती। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए बैठे हुए थे और सालू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सालू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। मीना जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। अगर यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर एक बेटी का सुझाव अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बतलाइए, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू। प्लीज़ सपोर्टेड मी।